आज का आज का हमारा टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप टू नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू नाइट्रेट्स एंड ग्रुप टू कार्बोनेट्स। पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ग्रुप टू कार्बोनेट्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट है और बेरियम कार्बोनेट है। सिमिलरली अगर आप नाइट्रेट्स देखें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम नाइट्रेट। अब इसका कुछ हिस्सा हम ईएस में पढ़ के आए हैं कि ऑल द नाइट्रेट्स हैं। पहले मैं वो लिख देता हूँ पॉइंट्स कि ऑल द नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ग्रुप टू डिकम्पोज हीटिंग, या ऐसे लिख देता हूँ कार्बोनेट्स आर थर्मली अनस्टेबल। पहला तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ग्रुप टू के जितने भी कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स हैं थर्मली अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मतलब क्या है कि दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। वो हीटिंग से क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग ऑल द कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, कि उनको हीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि वो बनाते क्या हैं। अब जो मेटल कार्बोनेट होगा, एम का मतलब जनरल सिंबल है, जब आप इसको तोड़ते हैं तो आप कहते हैं ये तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप मेटल नाइट्रेट को तोड़ते हैं, यानी जब आप उसे हीट करते हैं, तो वो डिकम्पोज होके उसी मेटल का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर पॉइजनस गैस है और ऑक्सीजन। ओके, सो एक तो ये याद रखना है, ये सारा वो था जो एएस में हम करके आए हैं, राइट। और फिर एक और चीज भी हमने की थी, तीसरा पॉइंट, कि ट्रेंड क्या है। थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस का मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज एज डाउन द ग्रुप। अब आ जाते हैं इसके रीजन के ऊपर, असल चीज तो आ गए। यहां तक तो था एएस सारा, अब हम आ जाते हैं ए टू के ऊपर। वो कहता है बस एक ही ए टू में पॉइंट आपने ऐड करना है कि क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्यों मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज एज यू गो डाउन द ग्रुप। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर देखो। एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक है बेरियम कार्बोनेट। अब ये सिंपल सी बात है, मैं लिखना छोड़े, हम ना लिखना छोड़ो बच्चे। आप कहते हैं जी ये कार्बोनेट है, ये लेट्स से, जिसमें एक कार्बन के साथ तीन ऑक्सीजन है, इस तरह कोवलेंटली बॉन्डेड है, और इस सारे पे टू नेगेटिव चार्ज। तो आप कहते हैं वो कार्बोनेट इधर भी है, हम कहते हैं यस। अब होता यह है कि इसके साथ यहां पे आता है मैग्नीशियम आयन, दिस इज मैग्नीशियम आयन, और यहां पे आता है बेरियम आयन। दोनों का चार्ज तो टू पॉजिटिव है, लेकिन बेरियम आयन आपने देखा केटायनिक रेडियस बड़ा है, मैग्नीशियम आयन का केटायनिक रेडियस क्या है, छोटा है। अब सुनना जरा, आप कहते हैं कि इसका केटायनिक रेडियस इतना छोटा है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन को इधर पुल कर लेता है, यूं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाते हैं, यूं। इसे कहते हैं पोलराइजेशन, और प्रोटॉन सारे इधर चले जाते हैं। उसमें ज़रा ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे वो भी तो चले गए ना इधर।
तो उससे ये जो बॉन्ड्स है, ये वाले बॉन्ड्स, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, ये वीक हो जाते हैं। मैं क्या ये रहा हूं कि जो कार्बोनेट है जब पोलराइज होता है, यानी द स्मॉल केटाइनिक रेडियस, अभी लिखा नहीं है परेशान में, पोलराइजेस, नहीं, या कॉजेस पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, एंड जब ये पोलराइज होता है, रिजल्टिंग इट लेस स्टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन से क्या होता है, आप कहते हैं ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वाले, ये वीक हो जाते हैं, राइट? तो पोलराइजेशन कॉजेस वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन ये एग्जामिनर नहीं पूछते जनरली। एनाइन, एनाइन से मतलब है कार्बोनेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह जो भी होगा, राइट? तो आपने सिंपल एक पॉइंट याद रखना है, अब जिसके ऊपर फोकस करते हैं एग्जामिनर। अब ये देखें, न्यू स्टार लगा के लिख रहा हूं कि आपने ये नहीं बताना कि ये जो केटाइन है, जिसका जब इसका रेडियस कम होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करती है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, दैट्स ऑल स्टोरी इज हैपनिंग, बट वो मेंशन नहीं करनी। आपने सिर्फ ये बताना है कि इन दिस केस द मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो कार्बोनेट आयन है, इट इज मोर पोलराइज्ड एज कंपेयर टू द कार्बोनेट आयन ऑफ बेरियम। तो जब ये ज्यादा पोलराइज होता है, मोर पोलराइजेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि लेस पोलराइजेशन। समझ आएगी बात? सो इसलिए एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस बात में कि आप पोलराइजेशन को हिट करें, कि पोलराइजेशन ऑफ एन आइन, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, जिसकी भी बात हो रही है, दैट कॉजेज द वीकनिंग ऑफ इट्स बॉन्ड्स, दैट कॉजेज द लेस स्टेबिलिटी, राइट? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा यही लॉजिक अब आप लगाएं मैग्नीशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट में से कौन ज्यादा स्टेबल है? आप कहते हैं ये लेस स्टेबल है, ये तो मुझे पता है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह है? व्हाई? आप कहते हैं जिसकी वजह ये है कि जो आप नीचे जाते हैं, आप कहते हैं जी कि लेस पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, लेस पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, अब इसको लिख लें कि जो नीचे जाएंगे लेस पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन होगी, ठीक है, सो मोर स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसको लिख लें। सो हर दफा आपने यही हिट करना है, और ये पोलराइजेशन कौन कॉज कर रहा है? केटाइन। और केटाइन जब नीचे जाते हैं, केटाइनिक रेडियस बढ़ता है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप आप कहते हैं केटाइनिक रेडियस इंक्रीज करता है, लेकिन ये अमूमन आंसर में नहीं देना, ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर वो पूछे कि क्यों ऐसा होता है, तो आपने केटाइनिक रेडियस इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन डिक्रीजेस, लेस पोलराइजेशन, लेस पोलराइजिंग पावर, सॉरी, ऑफ केटाइन। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किसको हिट करना है, किसको नहीं करना। ओके,
ये चीज दिख रही है बच्चों? आप देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल ये करना है बच्चों। आप लोग पहले लीड करें मुझे। Calcium nitrate decomposes on heating. Write an equation for the decomposition of calcium nitrate. Please write down. कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिखिए। बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखें यही है। कोई भी नाइट्रेट डिकम्पोज होगा, उसी मेटल को ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा, और मोलर रेशियो ये होगी 2 moles of this, half mole of this, 1 mole of this। यही लिखा आपने। दूसरे पार्ट में कह रहा है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट। अब अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना डिक्रीज करने के लिए। 3 मार्क्स हैं, जरा प्लीज एक्सप्लेन करके लिखें। 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों। टेम्परेचर की टर्म में बोलना। टिटैनिक रेडियस इंक्रीज करता है, लेस पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन टेक्स प्लेस। गॉट इट? क्या लिखा हमने आपने? Down the group, thermal stability increases, so decomposition temperature increases. Because titanic radius increases, so charge density decreases, so less polarization. नो, लेस पोलराइजेशन ऑफ व्हाट? Ions. नहीं, लेस पोलराइजेशन ऑफ सिर्फ Nitrate ion. यस, लेस पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस। ओके, लेस पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। ओके, जिसकी वजह से वो कम हो जाता है। राइट? क्लियर है? अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल, इसका बताएं जी क्या होगा।
जी, इसका लिखें। Both carbonates, calcium and barium, decompose when heated to form the metal oxide and oxygen. Write the equation for the thermal decomposition. और फिर state which of the carbonate decomposes at lower temperature. Explain your answer. पहले इसका ऊपर वाले का क्या होगा हमने? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके क्या देगा बच्चों? Calcium oxide and carbon dioxide. Yes. उसी मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नीचे वाले पार्ट का आंसर लिखे, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। कौन है जी? चलें पहले लिख लें। अब हमने आपने क्या लिखा है बताएं? Calcium carbonate. यस, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसकी वजह क्या आप बता रही हैं? Because decomposition temperature increases down the group for group 2 carbonates. Cationic radius increases down the group, so cationic radius increases down the group, so polarization of carbonates ions takes place. ओके, सो आप कह रहे हैं कि जी कैल्शियम और बेरियम में से जो बेरियम है उसका कैटायनिक रेडियस बड़ा है और कैल्शियम का कैटायनिक रेडियस छोटा है, ये आप कह रहे हैं? जिसकी वजह से जो कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन इज लेस पोलराइज्ड, ये आप कह रहे हैं? कि बेरियम, मेरे पास ऊपर वो लिखने नहीं दे रहा तो मैं ये लिख देता हूँ कि बेरियम कार्बोनेट में द कार्बोनेट आयन हैज लेस पोलराइजेशन, ऐसे ही है ना? Yes. बिकॉज ऑफ greater cationic radius of carbonate ion, सॉरी बेरियम आयन, जिसकी वजह से मोर टेम्परेचर नीडेड या मोर स्टेबिलिटी, ऐसे ही है? या इसके रिवर्स भी हो सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन हैज अ स्मॉलर रेडियस, मोर चार्ज डेंसिटी, causes more polarization of carbonate ion, right? Hence less stable and decomposes early with a less temperature, right? क्लियर है? इसी तरह इसको देखिए जरा, फॉर एग्जांपल ये शायद क्वेश्चन हमने कर दिया था उस दिन। या आप मिक्स क्वेश्चंस करने लगे हैं, इसमें कार्बोनेट्स नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी सब कुछ आएगा। ये बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2A। Predict and explain the variation in the enthalpy change of hydration for sodium, magnesium and aluminum ion. प्लीज लिखें जरा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, गौर से लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको ये पढ़ाया हो कि हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द चार्ज ऑफ आयन।
वो वाटर मॉलिक्यूल की सराउंडिंग वाली है ना, याद है वाटर मॉलिक्यूल जब आके आइंस को सराउंड करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस ऑफ आयन। याद आया? तो क्या होगा देखें जरा। इन तीनों में से सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका 12, इसका 13। ये भी मैं बता देता हूँ, सोडियम जो है 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपको पता चले ना, और एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब अगर आप इसको लिखते हैं, लेट्स से यूं लिख लेते हैं, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13 है। ठीक है, तो जब आप जाते हैं इधर से इधर, हम इसको एक ट्रेंड बना लेते हैं, तो आप कहते हैं जी क्या चेंज आ रहा है। आप कह रहे हैं जी चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब चार्ज इंक्रीज करे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रेशन। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? आप कह रहे हैं जी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए कि जितना चार्ज ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो आके उसको सराउंड करता है यूं, उसके साथ उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाती है। ओके, और ना सिर्फ चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बल्कि आपको पता है ये सोडियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है और ये एल्यूमिनियम आयन है, तो रेडियस भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप लिखते हैं जी फ्रॉम Na पॉजिटिव टू, लिखिए जरा, फ्रॉम, या नीचे लिख देता हूं, फ्रॉम Na पॉजिटिव टू Al3 पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस। पहला पॉइंट ये दें, इंक्रीज करती है बिकॉज, फिर बिकॉज लिखें, एक नंबर इसका हो गया, इंक्रीजेस बिकॉज, बिकॉज ऑफ increase in nuclear charge and decrease in cationic radius. Because of increase in nuclear charge and decrease in cationic radius, there is a more nuclear attraction. There is a more attraction with the water molecules because of increase in nuclear charge and decrease in cationic radius. There is more attraction with water molecule, hence more energy is released. उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो ये बहुत ट्रिकी था और हर दफा आता है कि दो तीन आइंस वो दे देता है, कहता है इसमें से किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी।
तो जो आप कह रहे हैं ये था सोडियम, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सोडियम था। तो आप कह रहे हैं इसका इतना बड़ा रेडियस था फॉर एग्जांपल, और यूं वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आके जब सराउंड करता है तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होती है यूं। लेकिन एल्यूमिनियम देखिए, ये चीज है, चार्ज भी ज्यादा हो गया और रेडियस भी कम हो गया, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो आप कह रहे हैं यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होगी, इसलिए यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। गॉट इट? यहाँ के उसे सराउंड करते हैं तो तब हाइडेशन एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ये अब बहुत ट्रिकी सवाल है, ये आपने करना है बच्चों, पहले खुद ट्राई करें, नहीं होता तो फिर मैं कराता हूँ। ये वही है सॉल्युबिलिटी वाला। ये देखें, फिगर 2.1 shows the incomplete energy cycle। ठीक है, complete the line C on the figure 2.1, include the state symbols, use the both words and symbol to identify the charge 2 on the figure 2.1, a change 2 on the figure 2.1, and use the changes 1 and 3 as examples to show how this is done। ये जरा करने की कोशिश करें, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये सॉल्युबिलिटी से लिंक्ड है। बनाएं जरा प्लीज ये साइकिल, इसको कंप्लीट करें। 2 मिनट दे रहा हूँ। आपको याद है ना, ये साइकिल हमने किया है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालो तो क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है। हो गया बच्चे? हो गए? देखो जी, क्या लिखा हमने, आप बनाए जरा, बताएं क्या हो रहा है। Enthalpy change of hydration of magnesium ion and enthalpy change of hydration of chlorine ion multiplied चेंज टू का आप कह रहे हैं, चेंज टू। by देखो बच्चे, ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड दिखाया गया है इस साइकिल में। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पता है, पहले इसकी लैटिस ब्रेक होती है, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, फिर वो पानी में हाइड्रेट होते हैं। तो लाइन सी पे कौन आएगा? लाइन सी पे पहले तो मैग्नीशियम आयन एक्वस आ जाएगा, प्लस क्लोराइड आयन एक्वस आ जाएगा। अब इस चेंज का नाम क्या होगा? आप कह रहे हैं इस चेंज का जो नाम होगा वो होगा डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड delta H of hydration of what? Chloride ion multiplied by 2। ओके, और वर्ड्स में जब आप लिखेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस,
वर्ड्स में भी उसने कहा है ना लिखने को, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आइंस, और ये नीचे आपने साइकिल में ये डाल दिया, एक्वस भी आ गया। राइट, इज इट क्लियर? अब वो कह रहा है अगले पार्ट में, यूज द चेंजेस 1 and 3 एज एग्जांपल ऑफ हाउ दिस शुड बी डन। राइट, उसके बाद वो कह रहा है जी कि इसके अगले पार्ट में आ जाए। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट सेज? 2b3 देख लेते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेबल डेटा एंड द टेबल 2.1। ये फिगर 2.1। अब आपको ये टेबल 2.1 को यूज करना है और क्या निकालनी है? डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, साइकिल भी है आपके पास, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको याद करा देता हूँ कि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस टाइम 2, क्योंकि उसके 2 मोल हैं, तो ये होगी हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट, तो इसमें वैल्यूज डाल दें बस, जो कैलकुलेट करनी है वो तो एक्स हो जाएगा, लैटिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वो तो हमने निकालनी है। करें जरा प्लीज। सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड दी हुई है, -155 है। हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइंस वो भी दी हुई है, -1920, प्लस हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन भी दी हुई है, -364 टाइम्स 2, माइनस ये एक्स कर लेते हैं। सॉल्व करो बच्चे। कितना आया? -2493. यस, सो ये आ गया डेल्टा एच हाइड्रेशन, सॉरी, लैटिस ऑफ MgCl2 कितनी बोली है? -2493. -2493, ये आ गई। गॉट इट? नेक्स्ट। ये देखें जी, कह रहा है प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन एंथैल्पी चेंज हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। मैं लिख देता हूँ कि ये इस तरह होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब आपको पता है इधर से इधर क्या हो रहा है? चार्ज तो सेम रह रहा है, इन सब का चार्ज सेम है, लेकिन आपको पता है आयोनिक रेडियस नीचे क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द आयोनिक रेडियस? लिखें जरा, पहले आप खुद इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
क्या होगा जी? Titanic radius increases, जी, so क्या delta होगा? H decreases. यस, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस, और वजह क्या है? ड्यू टू, Less attraction between water molecules. यस, लेस अट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये देखें ये छोटा है तो आप कह रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल इधर आके अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब यही बड़ा हो जाता है आयोडाइड आयन के केस में तो आप कह रहे हैं जी वाटर की अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। सो लेस अट्रैक्शन हो जाती है, इंक्रीज इन द रेडियस की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। बट 2 मार्क्स हैं तो बस इतना ही काफी है कि रेडियस इंक्रीजेस, लेस चार्ज डेंसिटी, और वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इसको देखें, बल्कि यहाँ पे रुक जाते हैं, विल कंटिन्यू दीज क्वेश्चंस। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में भी इसके क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है? फिर हम एंट्रोपी के ऊपर जाएंगे। कोई सवाल है तो भी आप पूछ लीजिए, अदरवाइज विल कंटिन्यू दिस।